नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए ना, हम आपसे पिछले सप्ताह मिले थे, कई चर्चाएं हुई, कई बातें हुई और देखते ही देखते एक सप्ताह और बीता। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं, क्योंकि इस सप्ताह हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी दिल्ली में हैं, तो आपके साथ इस एपिसोड में नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन खबरें कई बड़ी हैं जो आप तक पहुंचानी भी जरूरी है। क्या हुआ, कैसे ये घटनाएं घट रही हैं, और बिहार में भी बहुत कुछ हो रहा है। अंदर ही अंदर में बहुत फैसले हुए हैं जिसका असर दिख रहा है मेन स्ट्रीम खबरों में। जो आप देखते होंगे, राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जाएगा। राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जाएगा क्योंकि अब 10 सर्कुलर रोड वाला जो सरकारी आवास है वो नंदकिशोर राम, जो कि पशु मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उनके नाम पर आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड, जो कि पटना के हज भवन के ठीक बगल में है, वीआईपी एरिया ही है। पटना के हार्डिंग रोड में 39 नंबर वाला बंगला उन्हें आवंटित किया गया था नवंबर 2025 में, पिछले साल। लेकिन अब कई महीनों के बाद जब खाली नहीं कराया गया तो फिर पुलिस भी पहुंची, जो भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी थे वो भी पहुंचे। और रवि उपाध्याय जी हैं, बात करेंगे राबड़ी देवी। लगभग 2 दशकों से, जब लालू प्रसाद सरकार से हटे थे, उनकी सरकार गिर गई थी, बिहार में सरकार ध्वस्त हुई थी और एनडीए का शासन आया था, उस वक्त से ही 10 सर्कुलर रोड, लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं 10 नंबर वाला बंगला, लालू राबड़ी वाला बंगला, वहाँ जहाँ पर तेजस्वी यादव बच्चे से बड़े हुए, उप मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने, जीते भी, हारे भी, सरकार में भी आए, फिर सरकार से गए, फिर सरकार में आए, लंबा एक यात्रा। अब वो बंगला खाली करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से वह बंगला पहले राबड़ी देवी के नाम से आवास था, लेकिन वह राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वह बंगला था। लेकिन फिर अब जब नई सरकार बनी है, आप देख पा रहे हैं कि विधायकों के लिए कर्णांकित एयरमार्क मकान बनाया गया है। आप ऐसे तो कर्णांकित मकान राज्यपाल का है, विधानसभा अध्यक्ष का है, विधान परिषद के सभापति का है, दोनों डिप्टी सीएम का है, तमाम सबका है। लेकिन इस बार जो कर्णांकित किया गया है वह 10 सर्कुलर रोड का आवास, जो सरकारी आवास पहले राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के नाम से था, अब जो है सो 39 हार्डिंग रोड किया गया। और आपने देखा भी कि 25 नवंबर को 2025 को क्या हुआ था। यही भू संपदा विभाग, जो भवन निर्माण विभाग का है, उसने नोटिस जारी किया था, खाली करने की बात कही थी। लेकिन उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो वह कालखंड दूसरा था। वह कहीं ना कहीं बड़े भाई छोटे भाई का संबंध, और वह ठंडे बस्ते में चली गई। फिर से जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, फिर यह ठंडे बस्ते में डाला हुआ पत्र फिर एक बार उजागर हुआ, और बीते दिन यह पत्र भवन निर्माण विभाग का भू संपदा विभाग की ओर से राबड़ी देवी को भेजा गया। राबड़ी देवी हालांकि उस समय नहीं थी, राबड़ी देवी उस समय दिल्ली में थी, लेकिन उनको, उनके जो आप्त सचिव हैं, उनको वह पत्र सौंपा गया। अब राबड़ी देवी पटना लौट के आई। आपने देखा भी कि वह कहीं कि हम नहीं खाली करेंगे, सम्राट की पुलिस भेजे, और उसके बाद से पुलिस गई भी। पुलिस तो अधिकारी के साथ गई, पुलिस तो एक ही गई थी, वो तो एक प्रोटोकॉल होता है। अधिकारी के साथ गई थी, भवन निर्माण विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने आके कहा कि नहीं, एसडीपीओ सचिवालय भी गई। अरे पुलिस साथ में थी, एसडीपीओ सचिवालय गई, और वहां पर देखिए ये प्रोसेस है। देखिए, आप उनको भी समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कल आप नोटिस दिए और आज ही के दिन खाली हो जाए, ऐसा नहीं, समय दिया जाता है, समय दिया जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दिया जाता है, समय दिया जाता है। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन भी दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पानी में भीग रहा है। ठीक है, इस बार जो पत्र निर्गत हुआ है वह मंत्री के नाम से उस आवास को एलोकेट किया गया है। यही एक इस बार परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, जो कि 25 नवंबर 2025 की हम बात करते हैं, उसमें किसी के नाम से वह मकान आवंटित नहीं था। नहीं, ऐसे तो देखिए कई सारे घर हैं। अब आरजेडी के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो एक अन्य मार्ग में थे। नीरज कुमार ने कल कहा भी, मुख्य प्रवक्ता हैं, आज भी कह रहे थे, नीतीश कुमार ने घर अपना छोड़ दिया मुख्यमंत्री पद त्याग करने के साथ, एक अन्य मार्ग। वहाँ आप सम्राट चौधरी रहते हैं, वो अब लोक सेवक आवास हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार जिस 7 नंबर वाले बंगले में आए हैं, नीतीश कुमार भी क्या है, राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उनको है, वो आवास उनको क्यों दिया गया? नहीं, आपने कहा विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं, क्योंकि उनका वो बंगला विजय चौधरी के ठीक पास वाला सर्कुलर रोड में ही है, वो वहीं रहते थे। उन्होंने अपना बंगला खाली नहीं किया, तो जो विधानसभा अध्यक्ष को हर बार बंगला दिया जाता था 2 देश रत्न मार्ग, वो बंगला दे दिया गया निशांत कुमार को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। तो विधानसभा अध्यक्ष को जो बंगला दिया था शुरू से, अब वो चेंज होकर चला गया निशांत कुमार के पास। तो
ये बदलाव हुआ है। प्रेम कुमार ने भी अपना बंगला रखा ही नहीं किया। नीतीश कुमार को किस हैसियत से बंगला दिया गया है? देखिए मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, तो पूर्व मुख्यमंत्री को देने का तो कोई रिवाज है नहीं। वो तो राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के। ऐसे अगर यदि आप ऑपरेशन करना शुरू करें बहुत लोग निकलेंगे। तो इस तरीके से सत्तारूढ़ दल के कई सारे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वह लिस्ट है हमारे पास, और एक दर्जन तो जरूर है, निश्चित रूप से बड़े बड़े, और दिल्ली में है, और उनके लिए दूसरे नाम के आवास पर, दूसरे नाम के आवंटित आवास पर रह रहे हैं। कई ऐसे तो अब कुछ है भी नहीं, वह भी रह रहे हैं, वो जेडीयू से हैं, रूलिंग पार्टी से हैं। तो अब ऐसे में देखिए, यह बात तो अब तो यह फिर खींचा खींची होगा, लेकिन यह एक पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, क्योंकि राबड़ी देवी जिस मकान में रह रही थी 10 सर्कुलर रोड, उसको किसको आवंटित किया गया है? नंदकिशोर राम को। अब देखिए यहीं पर अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यादव और दलित, यह एक पिक्चर आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा। दलित उतने बड़े बंगले में नहीं रहेंगे। देखिए वही करें, बताने की यही बात तो उठेगा, यही बात उठाने की बात तो हो रही है। देखिए पॉलिटिकल माइलेज देने की बात है। इसको आप अभी आपने कहा कि कई मकान ऐसे हैं जो एलोकेट किया गया है, कर्णांकित किया गया है, बावजूद इसमें वह मंत्री या जो भी है वह नहीं रहा। मैं अभी एक उदाहरण देता हूं। रामकृपाल यादव बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, उनको आवास कौन सा मिला है? नेहरू पथ पे, श्रवण कुमार का ठीक बगल वाला 12 नेहरू पथ वाला बंगला मिला। उस आवास में अभी कौन रह रहे हैं? नीरज बबलू, जो कि विधायक हैं, ठीक है। आवास रामकृपाल यादव को अलॉट हो चुका है, बजावते नीरज बबलू वो घर खाली नहीं कर रहे हैं। तो वो खाली करेंगे तब तो ये जाएंगे। देखिए बीजेपी के इंटरनल की बात मैं बता रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, एनडीए के अंदर की बात था मैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नीरज बबलू भी बीजेपी के, रामकृपाल यादव भी बीजेपी के। रामकृपाल यादव अपना यही एमएलए फ्लैट में गोरिया टोली में बोरिया बिस्तर लेकर बैठे हुए हैं, मंत्री हो गए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग रोड पर बैठ के चाय पी रहे हैं। क्या करें, बंगला होते हुए भी अगला व्यक्ति खाली करेगा तब ना। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए भवन निर्माण विभाग को। देखिए यही अब हम इसी बात को कह रहे हैं कि अब पक्ष या विपक्ष जो जिस तरीके से अब बात हो रहा है, वही राबड़ी देवी ने चुनौती भी दिया कि ठीक है पुलिस अब भेज दे, पुलिस खाली करा दे, ठीक है। देखिए हर चीज लोकतंत्र में इस तरीके से जबरन और बलधुनकी जो हम लोग बोलते हैं, माने गांव गंवई की भाषा में, वो ऐसे नहीं चलता है। कोई चीज आपको ढंग से समझा करके आप चलिएगा तो हो जाएगा। और वह बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, इस बात को लोग क्यों भूल रहा है? और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि बनी है राबड़ी देवी, तो इतना तो कम से कम लोक लज्जा इसको समझना पड़ेगा इसको। एक बात मैं इस पर टोकना चाहती हूँ। आलोक, अभी आप थोड़ी देर पहले थे 10 सर्कुलर रोड में, वहां से खबर कर रहे थे। कल भी थे। और मतलब अभी का तो माहौल थोड़ा ज्यादा गर्माया हुआ है ना, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची हुई है। दोपहर में राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स बुलवा कर खाली करवा कल दोपहर में। और अभी आप लोगों ने बात की कि अगर नाम ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे नाम निकल जाएंगे जो मतलब बिना कायदे के हम बोल सकते हैं कि रह रहे हैं, जबरन रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आवास वाली राजनीति बिहार में कुछ हफ्तों तक चलने वाली है? क्योंकि आरजेडी के लोग तो फिर हंगामा करेंगे, वैसे नामों को भी ढूंढेंगे। हाँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि हंगामा तो हम करेंगे। ये गलत बात है, क्योंकि उन्होंने तो पूछा, नीतीश कुमार रह रहे हैं 7 नंबर के बंगले में, वो तो राज्यसभा सांसद हैं, तो फिर क्या प्रोटोकॉल है भाई? बिल्कुल ये बातें हैं। तो देखिए आप नीतीश कुमार की बात आप छोड़ दीजिए, ऐसे कई नाम हैं। अब नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, जेडीयू की कई लिस्ट में नाम है जो कि किस पद पर न राज्यसभा सांसद हैं न एमएलसी हैं। वैसे लोग रह रहे हैं कि नहीं, यही हम लाइव सीरीज के व्यूअर से पूछ रहे हैं। और ऐसे नाम पूछिएगा, बोलिएगा तो लाइव सीरीज इसको बता देगा कितने लोग हैं। लेकिन हम कुछ लिहाज करके नहीं बोल रहे हैं उस नाम। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही चलना होगा। अगर आपको नोटिस दिया जा रहा है तो खाली करना होगा, और जबरन कोई भी चीज करने से ठीक नहीं होती। नहीं, जबरन होगी तो फिर करें, क्योंकि उस वक्त सरकार नीतीश कुमार की थी जी। अब सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली है, ठीक है। भवन निर्माण विभाग की मंत्री है लेसी सिंह, सही बात है। लेसी सिंह ने क्या अपने मन से कर दिया, या सम्राट चौधरी ने उनको कहा कि मुख्यमंत्री हैं, वो कहे होंगे तो जरूर करना पड़ा होगा? नहीं, देखिए बात है, बिना सम्राट चौधरी की इच्छा के तो हुआ नहीं होगा। देखिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? सम्राट चौधरी हैं। तो निश्चित रूप से सवाल तो बनता है। देखिए सवाल तो सम्राट चौधरी से ही पूछा जाएगा, यह आपसे, हमसे, उनसे नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात तो समझ में सबको आ रही है। और जब एक
कोई क्राइटेरिया बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, तो वो उस नॉर्म्स पर आपको स्टैंड करना पड़ेगा। जब आप राबड़ी देवी के लिए आप कर रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट अपनी पार्टी, अपने अपने फोल्ड में, 5 पांडवों के फोल्ड में आप क्या हो रहा है ये भी तो देखिए ना। ये भी देखना ये हम होगा। नहीं कह रहे हैं कि ये- आप मत खाली कराइए, अगर यदि विद इन नॉर्म्स नहीं है तो खाली कराइए, लेकिन आप वही नियम, वही कायदा, वही कानून अपने दल में, अपने गठबंधन, अपने अलायंस में भी इंप्लीमेंट करिए, तभी हो सकता है कोई बात। इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यही रही बात बंगले की। बंगले की बात तो हो गई, हमने बंगले की बात भी कर दी, रवि सर ने सब बताया, गरिमा भारती ने भी बताया। हम बात करेंगे बिहार में आपराधिक घटनाओं। पिछले दिनों सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो अब देख रहे हैं ना भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, और आर्थिक अपराध इकाई का छापा भी पड़ा। हम बात करेंगे सीधा ऋषुश्री की, इशारा ऋषुश्री की ओर हुआ। रवि सर, कई आईएएस अधिकारियों को तो उन पर गाज गिर रही है, देखिए, और करोड़ों रुपए के जेवरात घर से मिले। देखिए आप जितने जेवरात, जो रिकवरी जो आपको दिखाई वो तो पड़ कुछ रहा भी है, नहीं है, वो स्पेशल यूनिट विजिलेंस का, वह सब तो कुछ नहीं है, वह सब तो नाखून बराबर भी नहीं है। कुछ ट्रेलर नहीं। टीजर है वो। हाँ, टीजर मान सकते हैं। वो कुछ नहीं है। देखिए वह एक तरीके से, अब ऋषुश्री एक बड़ा नाम है बिहार में अब तक जो भी। देखिए हम एक बात शुरू से कहेंगे, अब सम्राट चौधरी की सरकार है। सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस कहते थे, लेकिन अब ये जीरो टॉलरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ सम्राट चौधरी करेंगे। आपने देखा कि 2 वरिष्ठ अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के, दोनों को नाप दिया गया, दोनों पर कार्रवाई हो गई। सम्राट सरकार ये है, और इसके लिए कितना मान मनोबल भी सम्राट चौधरी के पास में भी, कई बात जो हमारे पास जानकारी है, कुछ लोग कहा भी, सुना भी, लेकिन वह मानने को कतई तैयार नहीं। और सरकार ने अपना रुख स्टैंड कर दिया कि हम जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पर कोई नीति नहीं, कुछ नहीं, आप जो करिएगा तो अंदर जाइएगा। तो नप गए 2 वरिष्ठ अधिकारी। नोटिफिकेशन भी है, लाइव सिटीज के पास है, लाइव सिटीज उसको दिखा भी रहा है। तो ये इतनी बात मान के चलिए। और ये ऋषुश्री, यह इनके फंसने से आप समझ लीजिए कि कई व्हाइट कॉलर लोग, अन्य भी, अभी तो 2 अभी तो ट्रेलर है, 2 अभी आप जो दिखाई, कितने व्हाइट कॉलर लोग जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब ये तो सीधा सिस्टम था कि आपको बिहार में ठेका चाहिए तो 9% दीजिए, 5% उसमें से अधिकारी को चला गया, आईएएस को चला गया, 4% आपने रख लिया। बिल्कुल। और ऐसे लोगों पर नकेल पहले भी कसे गए थे, लेकिन क्योंकि अब सम्राट चौधरी आ गए हैं तो ये तो बचेंगे नहीं। हम तो कहे ना कि सम्राट चौधरी के पास को, सम्राट चौधरी के लिए भी दबाव की मैंने बात, नहीं, उनको भी काम करना है, सम्राट चौधरी को परफॉर्मेंस देना है, अपना काम करके दिखाना है कि जो समाज में छुपे हुए दीमक हैं, सिस्टम में खराब कर रहे हैं दीमक हैं, उनको हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, और ये सही भी कर रहे हैं। देखिए वही हम कह रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या तो दिखाई पड़ रहा है। जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम कहते हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, अब 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जब कार्रवाई सरकार ने कर दी, तो इससे बड़ा अब ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकता है। तो ये जीरो टॉलरेंस की बात जो हम लोग करते हैं वो स्पष्टता के साथ दिख रहा है। और हम बात कह रहे थे कि सम्राट चौधरी को भी कहा गया कि देखिए, लेकिन वह माने नहीं वो। इस बात को समझ लीजिए, हम क्या कह रहे हैं इसको आप डिकोड कर सकते हैं। आप माने नहीं और उस पर कार्रवाई हुई। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे कई लोगों पर गाज गिरेगी, इतनी बात मान के चलिए। ऐसे ऐसे सबको चिन्हित किया जा रहा है, और आपको सबके लिए, जो सम्राट चौधरी ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए बेउर जेल का दरवाजा खुला हुआ है, तो बेउर जेल का सबको दरवाजा बेउर खुला हुआ है। भेजेंगे, बेउर जेल जाएंगे, ईडी सीबीआई काम करेगी, और वो आपकी हमारी राशि अगर कोई हड़प करना चाहेगा, वह इस सरकार में नहीं होगा। बिहार में तो सिस्टम रहा है गरिमा भारती, ठेका लेने के लिए पैसा देना पड़ता है जी, आज भी, यह हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है। आप अगर बात करेंगे नॉर्मली ठेकेदारों से जो छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे वो नगर परिषद का काम हो या फिर स्कूल में कुछ बिजली लगवा देना है, कहीं पे कुछ टूटा फूटा है तो उसको रिपेयर करा देना है, तो आप मान कर चलिए कि रेट क्या चलता है। आपको, अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं उस फील्ड के, तो आपसे 8 से 10% मांगेगा, ठीक है। और अगर आप एकदम थोड़े नए हैं, और कुछ टेंडर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑन पेपर नहीं होता है, मुँह मुँही बात वाली कहानी होती है और बात हो गया, उनके नाम पर तो हो गया वहाँ काम, आपको करना है। वहाँ पर सीधा 25% मांग लेता है जो टेंडर दिलाने वाले लोग होते हैं। और आप इसमें यकीन नहीं कीजिएगा कि कौन कौन लोग जुड़े हुए होते हैं। वो जो 25% का बंदर बाट होता है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। और सर ने हमें बिल्कुल सही कहा कि 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का नाम निकला, एक 2017 और 14 बैच के हैं, और अभी
जितना बड़ा मामला है ये रीशु श्री का, कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, टेंडर को कैसे बढ़ा घटाकर दिखाकर, बिल्स को कैसे बढ़ा घटाकर दिखाकर पैसे एकदम जमा किए गए हैं, तो आप सोचिए कि ये बिना बड़े लोगों की सहायता के क्या संभव है किसी भी मामूली ठेकेदार के लिए, या किसी भी ठेकेदार का रीशु श्री जैसा बन जाना करोड़पति अरबपति बिना सिस्टम की संलिप्तता के हो ही नहीं सकता है। और अब सफाया बहुत जरूरी है, क्योंकि नई सरकार जब बनी तो उसका वादा ही था कि ये सारी चीजें हम ठीक करेंगे, और ऐसा अगर ग्राउंड पे नहीं दिखेगा तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अब रीशु श्री के मामले में कुछ बड़े बड़े नाम भी निकल कर आएंगे, वो हम और आप देखेंगे और हमारे दर्शक भी देखेंगे। नहीं, जो दो जिस पर कार्रवाई हुई है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की हम चर्चा कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं, तो वो अब इससे बड़े अब क्या हो सकते हैं? इससे बड़े तो अब बहुत बड़े अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर, दो आईएएस अधिकारी। वही कर रहे हैं। तो अब तो व्हाइट कॉलर की जो हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे नाम हैं। नहीं, ऐसे कई मुख्यमंत्री आवास में भी अधिकारी थे, वो भी लपटे जाएंगे। हम किसी का नाम अभी नहीं ले रहे हैं, वो तो लपटे जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में भी कई ऐसे अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो भी लपटे जाएंगे। अभी होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे उनके आवास में तो ऐसे थे अधिकारी, वैसा काम कराते थे, उनको परसेंटेज पर था। एक बात हम इसमें ऐड करना चाहेंगे आलोक, क्योंकि हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार अगर कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचारियों को ढूंढने की, जिन्होंने जनता का पैसा हड़प के रखा हुआ है, विभाग का पैसा हड़प के रखा हुआ है, तो केवल इनको सजा दिलाना यहाँ तक काफी नहीं है। सरकार को इस बात पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी कि ये जो ठेकों का काम हो रहा है, ठेकेदारी का जो काम हो रहा है, या फिर खास करके जब रिपेयरिंग का काम होता है, वो कितने अच्छे से होता है। अगर सरकार के कोष से पैसा जा रहा है, यानी कि जनता का पैसा जा रहा है, जनता का पैसा जा कैसे रहा है? सड़क बनाई जाती है, कुछ महीने में या फिर कुछ हफ्तों में ही सड़क खराब होने लगती है, उसके बाद निकल जाता है मेंटेनेंस टेंडर। अब वो मेंटेनेंस टेंडर में वही लोग उठा लेते हैं। अब तो फिलहाल कई सारे विभागों में ये हो गया है कि 10 साल तक आपको ही मेंटेन करना है, लेकिन कई विभागों में ये है कि मेंटेनेंस टेंडर भी निकलता है, उसको भी सेम ठेकेदार उठा लेते हैं। उनको पता है कि इतना पैसा अभी उठाए, फिर थोड़ा खराब काम कर देते हैं और थोड़े दिन में फिर वो चीज़ खराब हो जाएगी, फिर उसको हमको ही पैसा मिलेगा ठीक कराने का। तो डबल मुनाफे वाली बात है, लेकिन जनता का पैसा और सरकार का पैसा जा रहा है। तो सजा दिलाने और रेड करने के अलावा इन चीजों पर भी गहनता से सरकार को ध्यान देना। देखिए, आप अभी एक बात थोड़ी सी इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे कई विभाग हैं जिसका ऑडिट ही नहीं होता है। हाँ, ये बात भी सही है। ये भी बिल्कुल सही बात। जैसे आपदा प्रबंधन है। एक जो लाइन है ना, मैं जानता हूँ, जो हमेशा सरकारें कहती हैं कि राज्य के आपदा पीड़ितों पर, राज्य के कोष पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इस लाइन के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। राज्य के कोष पर, राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राज्य के कोष से कितना निकाल रहे हैं आप? आपदा पीड़ितों को कितना दे रहे हैं? निकाल रहे हैं 5 रुपया, दे रहे हैं आप यहाँ 2 रुपया, 3 रुपया, 20 का। बहुत बोल दिया आपने। हाँ, तभी अगर बहुत मेहरबान है तो 2 रुपया बहुत बोल दिए, 3 रुपया तो सीधा खा गए। अब जैसे कि अब थोड़ा सा और इसको हम लोग एलोबरेट कर सकते हैं कि जैसे जल संसाधन विभाग, जैसे कि बाढ़ का समय आता है, फ्लड फाइटिंग के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, हाँ वही कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन तो आपदा का काम देखता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग के लिए जो हम लोग जल संसाधन विभाग, आप उसको कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप उसमें क्या होता है, वो बाढ़ से फ्लड फाइटिंग के लिए जो बांध बनता है, बांध का निर्माण होता है, उसमें कितना बोड़ा, कितना बालू, कितना मिट्टी गया, वो उसका कोई हिसाब नहीं। वो गंगा जी में समा गया या नदी जो भी है, गंडक बुढ़ी, वो उसमें समा जाता है, तो उसका कोई हिसाब नहीं, कोई असेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। वो यह भी तो यह कई सारे, देखिए भ्रष्टाचार जो निश्चित रूप से उसके कई स्तर हैं। अब उसको उसी को हम लोग उसको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, सम्राट की सरकार इस पर काम कर रही है, बखूबी काम कर रही है, यह काबिले तारीफ है। सर, हम खुद बाढ़ग्रस्त इलाके से आते हैं, हमारे यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, और हालांकि हमारा इलाका जहाँ पे घर है वो नहीं डूबता, दूसरा टोला डूब जाता है, लेकिन सहायता देने के लिए सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग आज तक मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर आई है। हमेशा जो छोटे मोटे एनजीओज होते हैं वो अपने स्तर पर पैसा जमा किए चूड़ा बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, मोमबत्ती बांट रहे हैं, यही होता है। वो तो हमने आज तक अपने क्षेत्र में नहीं देखा है, और इलाकों में क्या होता है हमको नहीं पता है। तो ये बड़ी बात है, और इस तरह की बातें जब निकल के आती हैं दिल को पीड़ा पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट कह सके, ऐसे भ्रष्ट दलालों पर, जो कि फिर हम कह रहे हैं, जब सिस्टम ने ही उसको अपना लिया है, एक बीच का रास्ता रख दिया है, तो फिर तो वो होगा ही।
लेकिन हाँ, इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें भी छनकर आती हैं। चलिए हम बात करते हैं, राबड़ी देवी के आवास की बात हमने कर ली। राबड़ी देवी तो जीत पड़ी हुई हैं, तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाया जाए, क्योंकि बिहार विधान परिषद की जो 10 सीटें खाली हुई हैं, 9 तो एनडीए के खाते में जाएंगे, 9 में से 8 पूर्णकालिक हैं, एक जो बाई इलेक्शन होना है उस पर ललन महतो का नाम आ रहा है सामने। ठीक है, निशांत कुमार भी जाएंगे, दीपक प्रकाश भी जाएंगे, नहीं, 9 जो है हाँ, सो एक आरजेडी के पास। देखिए, बिहार विधान परिषद का जो सो 9 सीट पर द्विवार्षिक चुनाव है, ठीक है, और एक सीट पर जो है सो जो नीतीश कुमार ने जिसको खाली किया है उस पर उपचुनाव होगा। इन टोटलिटी अगर देखिए तो 10 सीट है, तो 10 सीट पर 9 सीट में जो हम लोग रेगुलर की बात कर रहे हैं, द्विवार्षिक चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें एक सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। ये बात स्पष्टता के साथ, जो कि विधानसभा का जो गणित है, और यह भी जो सीट है विधानसभा क्षेत्र के कोटे से हो रही है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस्ड है। तो ऐसे में एक सीट जाएगी। तो हाँ, गरिमा क्या बता रही थी इस पर आप? मैं बताने से ज्यादा मेरे अंदर एक सवाल है। आप आलोक ने तेज प्रताप यादव की बात कर दी, नहीं, राबड़ी देवी ने इच्छा जताई है, वो उनकी पार्टी है जेजेडी। और जब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में खींचतान चल रही थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो राबड़ी देवी का पूर्व मुख्यमंत्री या फिर विधान परिषद सदस्य या फिर विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की तरह नहीं, तेज प्रताप और तेजस्वी की माँ के तरह उनके बयान निकल कर आ रहे थे कि हमारे लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं, दोनों को आशीर्वाद है। ऐसा आपको याद होगा कि ऐसे बयान निकल के आ रहे थे। लेकिन पार्टी का लॉ कुछ और कहता है, पार्टी के प्रति आपकी वफादारी कुछ और कहती है। और जैसा सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला पिछले विधानसभा चुनावों में, और तेज प्रताप यादव ने तो सीधा तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राघोपुर की बात कर ले या महुआ की बात कर ले, जहां पर भी राघोपुर में तो हेलीकॉप्टर उतार दिया तेज प्रताप यादव ने अपना, तेज प्रताप ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। महुआ में तो चुनाव लड़ गए और आरजेडी के कैंडिडेट को हराया। आलोक, आपका लंबे समय आपका अनुभव रहा है आरजेडी की, आप बीट भी देख रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि हम दोनों से ज्यादा समय और अनुभव रवि सर ने गुजारा है इस फील्ड में। तो आपको क्या लगता है, राबड़ी देवी की मेंटालिटी माँ की तरफ ज्यादा झुकाव है, लालू यादव कहीं फैसले में दिखेंगे, या फिर तेजस्वी यादव एक स्ट्रिक्ट फैसला ले लेंगे कि तेज प्रताप यादव सीधा कैंसिल करो? नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत लाजमी है, जायज भी है। देखिए, एक माँ है जी, माँ का क्या हो सकता है, माँ के लाइन और लेंथ से देखिएगा तो वहां पर तो पुत्र है तो कोई भी सीधा दे देना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए। और लेकिन जब पार्टी के लाइन और लेंथ से देखिएगा तब तो वहां पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दो तरह की बात होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं, कई तरीके से पब्लिक डोमेन में यह बात चल रही थी कि तेज प्रताप यादव को राबड़ी देवी या देना चाहती है, निश्चित रूप से देना चाहती है, इसमें कहीं कोई, हम एकदम ऑन कैमरा कह रहे हैं देना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव स्वयं नहीं लड़ेंगे। अच्छा, तेज प्रताप यादव नहीं लड़ेंगे। वह उनके, देखिए, अब इसमें क्या दिक्कत कहां है, टेक्निकली ये समझ लीजिए। तेज प्रताप यादव से जितनी बात हमको जानकारी है वो है कि कहा जा रहा है कि आप जो है सो विलय कर लीजिए, तो वो विलय करने को कतई तैयार वो तो कहे थे, वो तो भगवत गीता पर हाथ रख कसम खा रहे थे कि मर जाना मंजूर है लेकिन आरजेडी में जाना मंजूर नहीं है। वही कर रहे हैं, तो वह विलय करने की बात है। हाँ, अलायंस अगर यदि करेगा जेजेडी से आरजेडी तब ठीक है, दैट्स ओके। सोचिए जेजेडी आज के डेट में क्या है, उससे आरजेडी अलायंस में तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, आरजेडी में आपको मालूम है फैसले कौन ले रहे हैं? देखिए, वही कह रहे हैं, तो वो उस स्थिति पर लालू यादव तो विदेश चले गए, हाँ, रोहिणी के पास। देखिए, अब यही देखिए, जिसको मेन प्ले रोल करना था, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो विदेश चले स्क्रीन से हट गया, सीधा समझ गए। और इसका जो जिस सीट पर हम लोग जो 9-10 सीट की बात कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन 1 तारीख को हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी डिसाइडिंग फैक्टर है वह विदेश में है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। इस बात को समझिए। ये उनके जो छोटे भाई हैं तेज प्रताप यादव, वह जो है सो तेजस्वी यादव, वह जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो अब देखिए, वैसे में अब यहाँ पर कौन रहा उनके लिए बैटिंग बॉलिंग करने वाला? कोई नहीं। और वह जितनी बात हम समझ और देख पा रहे हैं, वह पार्टी में आएंगे नहीं, इतनी बात मान के चलिए। वह तेज प्रताप यादव का लाइन और लेंथ दूसरा है, वह कुछ अलग मिजाज के आदमी है और सात्विक विचार है उनका, इतनी बात मान के। और जो बात बोलते हैं वह बेबाकी से बोलते हैं, रखते हैं, तो इतनी बात हमको समझ में आ रही है। लेकिन हम जो उनकी पार्टी के अंदर से जो डिकोड किए हैं, उसी बात को हम कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। तो देखिए, नहीं बताइए, आप अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो गई आरजेडी की, आलोक आप थे कुछ समय पहले 10 नंबर पर खबर कर रहे थे, और
राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी बोल सकते हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम है राबड़ी देवी के लिए, अकेले मोर्चे पर खड़ी हैं। लालू यादव यहाँ पर नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके पति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आ गए थे ना, डटे हुए थे मंगनी लाल मंडल। लेकिन अब खबर चल रही है कल देर रात को सुनील सिंह भी गए थे मिलने के लिए जी। सुनील सिंह जो कि एमएलसी हैं आरजेडी के, वो भी मिलने गए थे, अपनी मुंह वाली बहन है उनसे मिलने गए थे, मुलाकात हुई है। मतलब मंगनी लाल मंडल अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्वों के प्रति एकदम सही समय पर वहां पर पहुंच गए थे मोर्चे पर खड़े रहने के लिए राबड़ी देवी के लिए, लेकिन हर तरफ चर्चा हो रही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जा सकता है। हाँ, ये चर्चा है कि एमएलसी के इस चुनाव के बाद प्रदेश संगठन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो आपको क्या जानकारी है रवि सर, अगर वो गए तो आएगा कौन अब? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मंगनी लाल मंडल एक बड़े नेता है, समाजवादी चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और जो अभी राजनीति है, बिहार की राजनीति, धानु कुर्मी, वो उस कास्ट से बिलोंग भी करते हैं। बहुत खुशी भी हुई थी उस खेमे में जब उनको बनाया गया था प्रदेश। तो वो परिपक्व नेता हैं और अनुभवी हैं, इस बात को समझिए। जेडीयू को भी में भी रहे हैं, तो वह जेडीयू को भी बेहतर ढंग से समझते हैं, उसको पढ़ा है उन्होंने जेडीयू को, इस लिहाज से वहां पर इनकी जिम्मेवारी यहां पर है। लेकिन अब देखिए अब चर्चा क्या है? चर्चा है कि जो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार, जो लोकल बॉडीज का जो एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें जनता दल यूनाइटेड की सीट थी वह, क्योंकि राधा चरण सेठ उस सीट से एमएलसी हुआ करते थे, उनके बेटे लड़ रहे थे, और राधा चरण सेठ जो है सो इस बार विधायक चुन लिए गए, तो वह सीट रिक्त हो गया, इसलिए उपचुनाव हुआ वहां पर। तो ये जो चुनाव हुआ उस पे आरजेडी ने के सोनू राय उस सीट को जीत गए। वो माने आरजेडी ने जेडीयू से उस सीट को छीन लिया, कब्जा कर लिया। तो अब कहा जा रहा है उसके पीछे कि सुधाकर सिंह जो बक्सर से राजद के सांसद हैं, उनका मैनेजमेंट इतना बढ़िया रहा कि यह जो रिजल्ट निकल करके आया आपको उनकी वजह से आया, आरजेडी के पक्ष में आया। तो अब ये चर्चा है कि उनको एक बड़ी जिम्मेवारी, और जगदानंद सिंह के पुत्र हैं जो पहले आरजेडी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इतनी बात समझिए। और आप थोड़ा सा अगर यदि चलिएगा तो शाहाबाद के क्षेत्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा जोल्ट लगा था आपको एनडीए को, या कहने की बात नहीं है। तमाम उधर का सीट खाली हो गया, औरंगाबाद जैसा जो मजबूत गढ़ था वह तो समाप्त हो गया। आप इस बात को समझिए, वहां पर भी देखिए किस तरीके से बक्सर, आरा, काराकाट सब कुछ समाप्त हो गया आपको। तो ये, और बक्सर तक आप देख लीजिए, आरा में आरके सिंह जैसे चेहरे को हारना पड़ा, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा, सब पवन सिंह पावर स्टार लड़े, वह भी फेल हो गए। तो यह कहने का मतलब यह है कि ये जो मैनेजमेंट है वहां पर आपको राजपूत समाज से, ठाकुर समाज से जो नाराजगी इधर बनी हुई है एनडीए की तरफ, अब ये इनको बना। लेकिन तब इसमें एक पेच और है, अगर यदि सुधाकर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तब जो हम बात कहने जा रहे हैं, एक बात और गौर से सुन लीजिए कि आरजेडी जो है सो जब कहा जा रहा है कि सुनील सिंह को रिपीट करेगी, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, तब फिर चर्चा है इस बात। नहीं, चर्चा है, वही कर रहे हैं कि चर्चा ही पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सुनील सिंह को रिपीट करेगी, क्योंकि सिटिंग एमएलसी है, उनका भी टेन्योर खत्म हो रहा है, इसी 9 में उनका भी कार्यकाल है। तो जब रिपीट करेगी तो इधर राजद के प्रदेश अध्यक्ष सुधाकर सिंह भी बनेंगे, माने और उसके बाद इस बीच में, उससे पहले, इससे बाद में, और सुनील सिंह भी एमएलसी चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसा संभव हमको नहीं लगता है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की जब बात करिएगा और तमाम गणित को आप समझाइएगा, तो इस गणित को भी समझना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड फिगर। देखिए बिहार में अगर आप राजनीति करिएगा, अगर यदि कुछ बड़ा कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, तो इतनी बात तो जात से, उस वक्त भी ये मामला गरमाया था जब कृषि मंत्री बन गए थे सुधाकर सिंह, याद है? हाँ, तो ये देखिए हम इसलिए इस बात को उठाया कि अगर यदि सुधाकर सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं मंगनी लाल मंडल के हटाने के बाद, तो फिर ये स्थिति पर, तो फिर सुनील सिंह का कैसे होगा? तब एक बात जान लीजिए सर, अगर ठीक है, मैं सुनील सिंह की बातें तो बाद में करूंगा, ठीक है, जिस फैक्ट से वो बोलते हैं वो काबिल तारीफ है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लड़के आगे नहीं, वो तो कहा कर रहे हैं। हाँ, तो काबिल तारीफ है, वो अपना लड़ते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष को रखते हैं, और पार्टी के लिए उन्होंने कह सकते हैं सुनील सिंह शहीद भी हुए, ठीक है, चलिए बात। तो फिर विधान परिषद में अगर सुनील सिंह भी नहीं गए तो फिर विधान परिषद आरजेडी एकदम वीरान हो जाएगा, तो पूरा सत्तामय हो जाएगा। फिर आरजेडी में है कौन आपके? नहीं, जैसे वो नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी है, वो लड़ नहीं पाएंगे। देखिए लड़ने का, राबड़ी देवी लड़ नहीं पाती। देखिए टेक्निकली, देखिए एक बात को समझना पड़ेगा, अब वहां कोई फटाफटी, तो उच्च सदन है, उसमें फटाफटी नहीं करना है, बोलना है। वो जो आपकी वाक्पटुता होती है, उससे आपको दूसरे को, सामने वाले को, आपकी बातें सामने वाले को चुभ है, यही चुभने वाली तो बात आप बोलते नहीं। देखिए वो सुनील सिंह करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब देखिए, जब दोनों चीज समीकरण अब कैसे साधिए, समीकरण भी तो साधना है, बिहार में राजनीति करनी है। अब आरजेडी जो अपना, तेजस्वी यादव क्या कहते थे,
तेजस्वी यादव अभी अभी हालिया बयान है उनका कि हमको MY समीकरण को इंटैक्ट फिर रखना से है, करना है। क्योंकि नहीं MY को अगर यादव मुसलमान को नहीं इंटैक्ट रखेंगे, अपने कोर वोटर को ही इंटैक्ट नहीं रखेंगे, तब तो फिर जो नतीजा आप 25 सीट पर हैं, अब कल खतक को इधर चले आइएगा। आपने देखा कि इस बार के विधानसभा के जो चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उसमें MY समीकरण में कितना बड़ा डेंट लगा है। कई यादव MLA हार गए, कई आपके मुस्लिम चेहरे आपको इधर से उधर चले गए। तो आपका जब यही उनको कहीं ना कहीं पीड़ा है, तो ऐसे में आप MY को हाँ। साथ लाएंगे। अभी सोनू राय जीते भी हैं, थोड़ा बल मिला है। चलिए अब एक चर्चा चलते चलते कर ही लेते हैं। ये पटना में कैसे हार हो गई? पटना नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का, सशक्त स्थायी समिति का चुनाव हुआ था, क्योंकि नियम बदल गए हैं। अब पहले ये नियम था कि जो भी मेयर बनती हैं पटना में या किसी भी नगर निकाय में, तो मेयर ही अपनी कमेटी को चुनती हैं। सशक्त स्थायी समिति के जो 7 सदस्य होते हैं उनको चुनती हैं। एक तरह से समझे तो कैबिनेट अपनी बनाती हैं। लेकिन अब नियम हो गया था कि पार्षद जो है, नया नियम बन गया, तारकिशोर प्रसाद बने, नीतीश मिश्रा अभी तो हैं नगर विकास मंत्री, इससे पहले नितिन नवीन थे, विजय सिन्हा थे। तो नियम बदल गया कि अब पार्षद ही चुनेंगे। पटना में चुनाव हुआ कलेक्ट्रेट में। सीता साहू तो सबको मिठाई खिला रही थी, क्योंकि वो तो मेयर हैं, जो भी उन्हीं की कमेटी में आई हैं चुनकर, सशक्त स्थायी समिति की। सुनने में आया कि 7 पर हार गए बीजेपी के जो कोर व्यक्ति थे वो हार गए। सही है? देखिए, निश्चित रूप से जो 7 की आप बात कर रहे हैं, तो जो जीत कराए, और तो ये जीत कराए वह बीजेपी के हैं, या जो 7 हार गए वह बीजेपी के हैं। अब दोनों ही कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि हम भी बीजेपी के हैं, जीते वाले भी कर रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं, हमारी बीजेपी हैं। और लेकिन जहां तक हमारे पास जो जानकारी है कि ये बीजेपी को एक बड़ा जोल्ट लगा है, ये झटका लगा, जोल्ट है। ये जोल्ट है, इस जोल्ट को आप जैसे देखिए, जैसे समझिए, जैसे समझिए, लेकिन ये जोल्ट है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वह 7 जो थे जो हार गए, और ये 7 इधर से जीत गए। अब ये कहने के हम हैं, अब सीता साहू भी महापौर हैं, खुश हैं, मिठाई बांट रही हैं। अब देखिए, यह एक बड़ा गिमिक है, ये नगर निगम का ये गिमिक है, और ये गिमिक हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ये तो पार्टी वाइज तो यहाँ होता नहीं है, तो लोकल है, तो निर्दलीय। अब देखिए, इसमें एक सवाल और इसका टेल है, जो कि अब हम बोलेंगे तो वो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, लेकिन वह उसको नहीं बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अभी नई सूची भी जारी हुई है कुछ दिन पहले, और उस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके विधानसभा क्षेत्र से नाम नहीं है। जो उनके विधानसभा क्षेत्र जो बांकीपुर जहां भी उपचुनाव होना, हाँ, तो वहां से वो उस कमेटी में नाम नहीं। ये एक अंदर खाने में यह भी एक सवाल चल रहा है, तैर रहा है। हालांकि ये भी चर्चा है कि जो सशक्त स्थायी समिति में जो कुछ सब तो पार्षद ही थे, जो कुछ हारे हैं उनमें से 1-2 नितिन नवीन के भी प्रिय थे। 1-2, मैं ज्यादा की बात नहीं करूँ, 1-2 हारने वालों में से या जीतने वालों? हारने वाले। देखिए, हम जितनी बात कर रहे हैं उसको आप डिकोड करिए, उसके बाद अपने आप लाइव सीरीज के व्यूअर्स को छोड़ दीजिए। बीजेपी और फिर बीजेपी, एक बीजेपी ने दूसरे बीजेपी को पटक दिया। बीजेपी वर्सेस बीजेपी नहीं, लेकिन तब है कि जो पटकाई है वो सीनियर बीजेपी के करीबी, सीनियर बीजेपी नेताओं के करीबी है, वो जो पटका गए। ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल मामला वो कर दे क्या इधर? ऑफिशियल देखिए, ऑफिशियल अनऑफिशियल की बात नहीं है। देखिए, इसमें था कि ये 7 जो नाम जो हार गए, जो पराजय का सामना करना पड़ा, वो लोग, इनके पीछे विधायक, सांसद, मंत्री सब लगे हुए थे, सब लोग बीजेपी के, सभी की ताकत थी। 2-2 विधायक पटना के, मंत्री, बहुत बड़े नेता बीजेपी के, सभी लगे हुए थे, और तब 7 के 7 हार गए। सोचिए क्या आपकी लॉबीबाजी रही। सब खत्म हो गया। यानी कि विधायक आप जो जीत तो गए हैं, लेकिन आपकी कोई पकड़ तो है नहीं, लोग आपको वैल्यू देने नहीं, सिर्फ नाम के लिए झोला ढोर रहे हैं। जनता के बीच नहीं आएगा तो ऐसे इंप्रेशन बनेगा। खैर, तो और कुछ इस हफ्ते में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, नहीं? चलिए, तो इस पूरे कार्यक्रम को आप देख रहे थे, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? लेकिन राबड़ी देवी का आवास लगता है कि हाँ, खाली करा लिया जाएगा, जोर जबरदस्ती वो भी खाली कर देंगे। लेकिन हाँ, ये है, वो सरकारी बंगला, वो नया वाला जो मिला है, उसमें वो जाएंगे नहीं 39 नंबर में, वो जाएंगे वहाँ महुआ बाग, वहाँ रहने जाएंगे, यहाँ वो नहीं रहेंगे, जैसा लगता है। और अभी तो बहुत हो हंगामा होना है। आप लाइव से बने रहें। इस विशेष कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, आप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।